नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मैं हूं आपके साथ रूबी। शाम के 4 बज गए हैं और वक्त हो गया है 4 बड़ी खबर का। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी संसद की, जहां सत्र के 8वें दिन विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है, मोदी अडानी चोर है के नारे लगाए। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वही आज बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। वही तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां राहुल के संभल दौरे को लेकर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और रागा पर बड़ा आरोप लगाया। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने वाले वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा 12 दिन बाद मंजूर हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन रहा। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है, मोदी अडानी चोर है के नारे लगाए। संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्षी सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए ये भी कहा कि स्कूल देखो अडानी, सड़कें देखो अडानी, ऊपर देखो अडानी, नीचे देखो अडानी के नारे लगाए। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान सरकार से कहा कि आप कभी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, आप करा सकते हो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन। मोदी जी अडानी जी की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि मोदी अडानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। मोदी अडानी 2 नहीं बल्कि 1 है। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, आज संसद का 8वां दिन था और आज का दिन भी जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है, लेकिन इस तरीके के नारे जो लगाए गए हैं संसद में, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है ना अपना विपक्ष का साथ खो चुकी है। आज आप देखिए उनके विपक्ष के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी नहीं थी। आज कांग्रेस ने जो नारे लगाए हैं, इस राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, इसलिए वो ऐसे मुद्दों पर बहस कर रहे हैं जिसमें विपक्ष भी एकजुट नहीं है और वो अपना देश का और पक्ष का भी समय खराब है। इससे ज्यादा अच्छा होगा अगर कुछ सार्थक चर्चाओं में शामिल होते लिए कुछ निकाल के लाते हैं उसमें, क्योंकि उन्हें विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष के नेता का सिर्फ सवाल उठाना ही कार्य नहीं होता, बल्कि उन सवालों का सभी दायित्व होता है। मनीष जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो संसद की मर्यादा भूल चुका है। इस तरीके से नारेबाजी से शुरू करना, ये कौन सी संसद की कार्यवाही होती है कि पहले नारेबाजी हो फिर कार्यवाही हो? जी मनीष जी, देखिए विपक्ष में 2024 का जो चुनाव पड़ा था वो इसी पर कर देंगे, लेकिन लगता है कि विपक्ष में खुद ही पहले उसको ये देखना करना होगा संविधान का पालन करके सर्वोच्च नेता को है इस तरीके के आरोप लगाना। और अगर आपके आरोप में कोई भी तथ्य है तो आप छोटी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं आरोपों को लेकर सुप्रीम अपने क्यों नहीं है पर हम जो कह रहे हैं वो सही है। विपक्ष 10 साल पहले केजरीवाल ले आओ और उसके बाद जब कोर्ट से उस पर फंस जाओ तो लिखित माफी मांग लो, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ केस में कर चुके हैं और राहुल गांधी जी भी एक केस में कर चुके हैं। मनीष जी, लेकिन विपक्ष को ये भी समझना होगा कि अगर हर दिन अडानी का मुद्दा उठेगा तो जो बाकी अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा कब होगी, जो जनहितैषी मुद्दे हैं? बिल्कुल आप सही कह रही है। विपक्ष का काम है सारे मुद्दों को उठाना। विपक्ष का ये काम नहीं है कि विपक्ष एक उद्योगपति को टारगेट करे और उससे देश की जनता का अमूल्य समाप्त करे। विपक्ष को इसलिए देश ने चुन के नहीं भेजा है कि वो अदानी और अंबानी के मुद्दे उठाता रहे। विपक्ष ने को इसलिए चुन के भेजा गया है कि वो जनता के हित के मुद्दे उठाए।
और अगर वो इसमें भी जनता का हित देखते हैं तो वो न्यायालय का रास्ता ले और आगे के मुद्दे उठाए। संसद का समय व्यर्थ करने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल मनीष जी, संसद का समय बर्बाद करने का उन्हें अधिकार नहीं है। उन्हें आगे के ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए जो जनहितैषी कहलाते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थित संभल में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वहीं आज बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। घटनाओं की प्रकृति और डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी हैं और दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए भी एक ही है। सीएम ने ये बयान अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। रामकथा पार्क में रामायण मेले के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद कीजिए 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में बाबर के आदमी ने क्या किया था। संभल में भी यही हुआ था, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तीनों का स्वभाव और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही तत्व यहाँ भी आपको सौंपने के लिए ताक में बैठे हुए हैं। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये बातें करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विदेशों में संपत्तियां हैं। अगर यहाँ कोई संकट आया तो वो भाग जाएंगे और दूसरों को मरने के लिए यहीं छोड़ देंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि बाबर एक सिपहसालार है। 500 वर्ष पहले जो काम श्री अयोध्या धाम में किया गया था, संभल में किया गया था और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों का डीएनए एक ही है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो देखिए, खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या में एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपना प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि संभल हिंसा और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया है वही आज यहाँ पर हो रहा है। तीनों का स्वभाव एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही तत्व यहाँ भी आपको सौंपने के लिए ताक में बैठे हैं। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये बातें करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विदेशों में संपत्ति है। अगर यहाँ कोई संकट आया तो वो भाग जाएंगे और दूसरों को मरने के लिए यही छोड़ देंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि बाबर एक सिपहसालार ने 500 वर्ष पहले जो काम श्री अयोध्या धाम में किया था, संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों का डीएनए एक ही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ संवाददाता अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनूप, बाबर से सीएम योगी ने तुलना की है, जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संभल में जो हिंसा हुई है, लेकिन इसकी तुलना बाबर से करना क्या लगता है आपको? जी, आपको बता दें कि रूबी, जो अभी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दौरा था, वहां पर रामायण मेले का उद्घाटन था। उसी में रामकथा पार्क चल रही थी, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष पूर्व जो कुछ बाबर ने किया था अयोध्या में वही हुआ था और संभल में वही हुआ था, वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों का डीएनए एक ही है, क्योंकि हिंदुस्तान से ही दोबारा हुआ है, हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान बना है और हिंदुस्तान से ही बांग्लादेश बना है। जैसे ही जो आपको बता दें तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार होता जा रहा है, लगातार वहां पर उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उनको खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसी को देखते हुए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था चुनाव में, एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, कहीं न कहीं उसी को धार देने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश घटनाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। जिस तरीके से सीएम ने कहा कि अयोध्या में कार्यक्रम में कहा कि जिस तरीके से 505 साल पहले में बाबर के आदमी ने और अयोध्या में और संभल में
दोनों ही जगह पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया था, और साथ साथ में जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की और भारत की अन्य काफी मस्जिद को तोड़ने का काम किया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उन सभी का डीएनए एक ही है, उनके ही परिवार, उनके ही रिश्तेदार हैं, और लगातार आपको बता दें वैसी ही परिपाटी चली आ रही है। कई स्थानों पर कब्जा किया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, और साथ साथ में वहां पे मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि जिस तरीके से लोग जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो देश को और जातियों को, हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोग की संपत्ति विदेशों में है। जब यहाँ तक कोई ऐसी घटना घटेगी तो वो विदेश भाग जाएंगे और आप लोग को ऐसे ही मरता छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कटना नहीं है और बटना नहीं है कि नारे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदू एक रहेगा तो वहां पर भी वो जो है सुरक्षित रहेगा, और भारत में भी एक रहेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हालात उदाहरण एक है कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो वहां पर करीब करीब 12 से 14% हिंदू था। आज वहां पे मात्र 1% हिंदू बच गया है। लगभग सभी को मार दिया गया है या उनका कन्वर्जन किया जा चुका है। फिर वो चाहे हिंदू हो, हिंदू में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, SC ST हो, दलित हो, OBC हो, पिछड़ा हो, वो वहां ये नहीं देखा जाता है कि वो आपकी जात से है। उनका एक उद्देश्य है काफिर को मारो, कत्ल करो और उनका जो है धर्मांतर करो। इस तरीके से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इल्जाम लगाया विपक्ष पर भी, और साथ साथ में जो है बांग्लादेश को भी हाथों लिया, और संभल पे जो राजनीति कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो दंगाई संभल में जिस तरीके से दंगाई किए हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनको एक एक को पकड़ा जाएगा, और जिनके द्वारा जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया है उस संपत्ति को भी वसूलने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा लगातार संभल जाने पर जो अड़े रहने की बात की गई है, साथ साथ में संसद में ही चलने दिया गया, उस पर भी आड़ो हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये सिर्फ घड़ियालू आंसू, दिखावे के आंसू है, ये लगातार जाकर के वहां दंगा भड़काते हैं जबकि कुछ भी काम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि दंगा राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी, लेकिन अनूप सवाल यहाँ पर ये है कि विपक्ष को रोका क्यों जा रहा है? विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी वहाँ पहुंच रहे हैं तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? सवाल यहाँ पर ये भी उठता है क्योंकि वो भी नेता विपक्ष में नेता है वो भी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जैसे कहीं भी इस तरीके से घटनाएं होती है वो किसी भी सरकार में होती है। जब कोई विपक्ष के नेता वहां जाता है तो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इससे पूर्व की सरकार के जो अधिकारियों को, नेताओं को भी रोका गया है। कहीं न कहीं नेताओं के जाने के बाद ये ऐसा माना जाता है, क्योंकि एलाइव की रिपोर्ट होती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है कि वहां पर ये नेता जाते हैं, कोई भी भड़काऊ बयान देते हैं तो उससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ने का एक डर बना रहता है। तो कहीं न कहीं जो है सरकार को ये लगता है, प्रशासन को भी ये लगता है, और स्थानीय शासन, क्षेत्रीय प्रशासन को लगता है, या शासन में बैठे जो अधिकारी है उनको भी लगता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी जाते हैं, अखिलेश यादव जाते हैं तो वहां पर एक दंगा भड़कने का माहौल बन सकता है, या वहां उनके जाने के बाद दंगा भड़क सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो वो जाएंगे तो दंगाइयों से ही मिलेंगे जाकर के, और जो मृत हुए हैं उनके परिवारजनों से मिलेंगे। तो इससे कहीं कहीं माहौल बिगड़ने का एक डर रहता है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी जो है नेता वहां पर नहीं जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अनूप, जिस तरीके से सीएम योगी ने सामाजिक एकता की यहाँ पर बात कही है, सीएम योगी ने सामाजिक एकता की बात कही है, तो हर संगठन, हर पार्टी सामाजिक एकता की बात तो करती है, लेकिन सवाल यही है कि सामाजिक एकता बनाए कैसे रखे, कैसे बनेगी ये सामाजिक एकता? देखिए रूबी, किसी भी देश में जैसे भारत देश की बात की जाती है तो भारत देश कहते हैं सेकुलर देश है, और सेकुलरिज्म के एक गंगा जमुनी तहजीब के रूप में जाना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि गंगा भी भारत की है और यमुना भी भारत की है, जमुनी कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो जमुनी बात की जाती है, गंगा यमुना दोनों ही भारत की है, दोनों ही नदियां हैं। लेकिन जब यहाँ बात आती है तुष्टीकरण की, तो जिस तरीके से बांटने की बात होती है तो एकता की बात होती है। जब हम किसी भी समाज को किसी भी अन्य वर्गों में बांटेंगे तो तोड़ने की बात होती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि जब हिंदू एक है, मुसलमान की बात होती है, सत्ता मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और जब विपक्ष ये कहता है कि आप पीडीए है, एपीडीए है या पीडीएम है, मतलब पीडीए में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है तो वो कैटेगराइज हो गया, तो वो उसको बांटने की बात हो जा रही है। तो लगभग जातियां जो है वो हर धर्म में अलग है, मुसलमानों में विभिन्न जातियां हैं, हिंदुओं में भी जातियां, अन्य धर्मों में जातियां हैं। तो
उसमें किसी एक को टारगेट करना, एक धर्म की जातियों को विभाजित करना, ये कहीं न कहीं एकता को तोड़ने का ही काम है। और अगर दूसरे जाति को सिर्फ एक धर्म के नाम से जाना जाए और एक धर्म को सिर्फ जातियों के नाम से जाना जाए, तो ये कहीं न कहीं जो है विघटनकारी नीति जरूर आती है। इसलिए हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एकता की बात आती है, समाज को बांटने की बात आती है, तो यहाँ पर ये बात की जाती है, संविधान की बात आ रही है कि अगर सर्वे जो हुआ था, संभल में जो सर्वे का आदेश हुआ था, वो कोर्ट के द्वारा हुआ था, किसी सरकार के द्वारा नहीं हुआ था। तो कहीं न कहीं जब कोर्ट, संविधान हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, और राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपने संविधान की जो है पुस्तक लेके भाषण देते हैं, तो उसी संविधान के अंतर्गत कोर्ट भी आता है। तो कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि वहां पर सर्वे होना है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, सिर्फ फोटोग्राफी होनी है। तो उसमें किसी भी धर्म को या किसी भी जाति समुदाय को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर ये दंगा करने की क्या जरूरत है या रोकने की क्या जरूरत है? ठीक, आपने देखा होगा कि संभल में गियामुर रहमान दर्ग का भी जो भाषण है, उसमें भी कहीं न कहीं जो है उससे दंगे को एक प्रोत्साहन मिला। साथ साथ में अन्य नेताओं के द्वारा ओवैसी भाईजान तो लगातार भड़काते ही रहते हैं, तुम्हारी मस्जिदें तोड़ दी। ठीक है अनूप, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पे चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए, आपसे अपडेट लेंगे। राहुल के संभल हिंसा दौरे को लेकर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया। सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर संविधान तोड़ने की बात कर रहे थे। उनका काम वहां जाना नहीं था, उन्हें अपना फोटो सेशन पूरा करना था। उनकी सहानुभूति संभल या वहां के लोगों से नहीं है, उनकी सहानुभूति अपने वोट बैंक से है। सपा और कांग्रेस एक दूसरे का वोट बैंक खींचना चाहती है। संविधान ने कुछ विधायी अधिकार दिए हैं प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। धारा 144 को भी दिया है और धारा 144 लगी है, लेकिन राहुल जी हाथ में संविधान की किताब लिए और संविधान को तोड़ने के लिए कि धारा 144 को तोड़कर जाएंगे ये बात कर रहे थे। तो वही इनको स्मरण कराने के लिए कि भाई नियम का पालन करिए, और नियम का उल्लंघन करना ये भी संविधान का उल्लंघन है। तो मैं समझता हूं कि उनको बात समझ में आई होगी। उनका काम वहां जाना था ही नहीं, असलियत पे उनको अपनी फोटोग्राफी सेशन को पूरा करना था और उन्होंने फोटोग्राफी सेशन को पूरा कर लिया। उनकी सहानुभूति संभल के लोगों से या कहीं बाहर के लोगों से नहीं है, उनकी सहानुभूति अपने वोट बैंक से है। और वो चाहते हैं, सपा में और कांग्रेस में मतभेद का कारण यही है, वो चाहते हैं कि मैं उनके वोट खींच लूं, वो चाहते हैं मैं उनके वोट खींच लूं। तो ये दोनों की आपसी प्रतिद्वंदता है। एक बार ये जाएंगे, फिर इनको देखकर दूसरी बार दूसरे जाएंगे। ये बारी बारी से भी ऐसा नाटक और होगा। और सब जानते हैं कि धारा 144 से जा नहीं सकते, इसलिए जाने का जो प्रसंग है ये बार बार होगा। तो देखिए, संभल हिंसा का आज 12वां दिन है और राहुल गांधी के संभल हिंसा को लेकर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा। उनका कहना है कि राहुल गांधी वहां पर लोगों से मिलने नहीं गए थे, बल्कि फोटो शूट कराने गए थे। चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हाँ, अनूप मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, बड़ा निशाना साधा है यहाँ राहुल गांधी पर दिनेश शर्मा ने, क्योंकि वो फोटो शूट करने के लिए गए थे, वो लोगों के लिए नहीं गए थे वहां पर। आपको बता दें कि आज संभल हिंसा का 12वां दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभल हिंसा की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी जो है इनके बयान शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ वहां पर फोटो सेशन कराने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा जो है हाथ में संविधान की बात लेके, किताब लेके चलते हैं, लेकिन वो स्वयं भी संविधान का पालन नहीं करते। क्योंकि संभल में अभी भी धारा 144 लगी है। धारा 144 का मतलब है कि 4-5 लोग एक जगह इकट्ठे खड़ी नहीं हो सकते, यानी कि भीड़ नहीं जा सकती। लेकिन जब वहां पे कोई भी सत्ता पक्ष का नेता या विपक्ष का नेता जाता है, तो जब वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है तो धारा 144 का उल्लंघन होता है, यानी कि संविधान का उल्लंघन होता है। तो ये कहीं न कहीं जो दिनेश शर्मा ने उन पर टारगेट किया है कि राहुल गांधी को सिर्फ फोटो सेशन कराना होता है, लोगों को भड़काना होता है, आग लगानी होती है, तो उन्होंने सीधा उन पर हमला करते हुए किया कि राहुल गांधी का संविधान से कोई मतलब नहीं, ना उसके पालन से मतलब नहीं, क्योंकि यदि संविधान मानते होते तो फिर वो यहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि धारा 144 नहीं लगी हुई माहौल बिगड़ सकता है। इसको लेकर उन पर हमला बोला और साथ ही साथ कहा कि ये हमेशा से ही रहा है। लगातार करीब करीब लोकसभा चुनाव की
बाद से ही लगातार जो है राहुल गांधी अक्सर हाथों में संविधान लेकर के नजर आते हैं, लेकिन वर्तमान में कहा जाए कि संविधान पर वो कभी भी अमल नहीं करते हैं। साथ साथ लगातार संविधान तोड़ने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। फोटो सेशन वहां पर गए हैं, उन्होंने अपना फोटो सेशन कराया है और कहीं कहीं उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और साथ साथ में उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम आपके साथ हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दोनों में कहीं ना कहीं खींचतान बनी रहती है मुस्लिम वोट बैंक के लिए। दूसरी समाजवादी पार्टी भी लगातार वहां जाने का प्रयास कर रही थी और राहुल गांधी भी वहां लगातार जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये फोटो सेशन की राजनीति है, मीडिया में बने रहने की राजनीति है। इसका कोई भी किसी से भला होने वाला नहीं है और ये फूट डालो राज करो की नीति चल रही है। वही जो है विपक्ष कर रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। साथ ही साथ संभल हिंसा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि संभल में जिस तरीके से शांति व्यवस्था स्थापित है, इसे वहां पर चल रही है, वहां पर किसी भी नेता को भड़काने नहीं जाना चाहिए, ना ही वहां फोटो सेशन कराने जाना चाहिए। संसद सत्र चल रहा है, वहां पर अपनी बात। तो अनूप, राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, शायद उनको जाने भी नहीं दिया, उनको रोक लिया है। तो क्या वो वाकई वहाँ फोटो शूट कराने गए थे, वहाँ लोगों से नहीं मिले या मिलने की कोशिश नहीं की? और अगर फोटो शूट हुआ है तो क्या वो खुद ही फोटो शूट करा रहे थे? क्योंकि अगर एक नेता या राजनेता कहीं पहुंचता है तो फोटो शूट तो उनका अपने आप ही हो जाता है, लेकिन क्या वो खुद फोटो शूट करा रहे थे? देखिए रूबी, किसी भी नेता, जो भी बड़ा नेता होता है, मैं आपको बता दें चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं और एक कांग्रेस की जिसकी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है उसके नेता भी हैं, तो उनके अपने व्यक्तिगत फोटोग्राफर सभी के पास होते हैं, सभी के वीडियोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं जो फोटो खींचते हैं और उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल होता है, उस पर वो पोस्ट करते हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि फोटो शूट तो होता ही लगभग हर नेता का होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अपने छोटे छोटे नेता, विधायक या छोटे मंत्री, वो भी अपना एक पर्सनल फोटोग्राफर रखने लगे हैं। मीडिया की नजरों में भी कहीं ना कहीं आना है। मीडिया तो फोटो खींचती है, वीडियो भी बनाती है, बाइट भी करती है और उसको प्रचारित भी करती है, चलाती भी है, क्योंकि उसका वो काम होता है। लेकिन क्योंकि जो फोटो उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपलोड की जाती है, उसको कहीं न कहीं उनके ही फोटोग्राफर द्वारा खींचा जा सकता है, उन्हीं फोटोग्राफर द्वारा अपलोड किया जा सकता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष के, सत्ता पक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी केवल फोटो शूट कराने गए थे, जबकि संभल जाने से कोई इसका फायदा या नुकसान नहीं होता। ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने वाले वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा 12वें दिन के बाद मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश दौरे से लौटने के बाद 2 दिसंबर को रावत के इस्तीफे को अनुशंसा के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजा था। देर शाम राजभवन की ओर से इस्तीफे की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रावत का इस्तीफा मंजूर होते ही अब नए वन मंत्री की तलाश शुरू हो गई है। इस पद के लिए पीएचई मंत्री संपतिया उइके और विजय शाह की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। इस महकमे को पाने के लिए दूसरे मंत्री भी तैयार हैं। रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और वन मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा था। सूत्रों की माने तो ऐसे में सरकार उन्हें जल्द ही किसी नए पद की जिम्मेदारी दे सकती है। रावत का इस्तीफा मंजूर होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये महत्वपूर्ण महकमा किसे मिलेगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, 12 दिन बाद रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन सवाल वही कि आखिर अब कौन बनेगा अगला वन मंत्री। जयपुर में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है और हार के बाद रामनिवास रावत को इस्तीफा देना पड़ा था, अब ये सोचना पड़ रहा है कि अब वन मंत्रालय किसको दिया जाएगा, क्योंकि विशेष महत्व रखता है वन मंत्रालय। करीब 6,500 करोड़ का जो बजट वन मंत्रालय का, उसको एक बड़े मंत्री को विभाग में दिया जाएगा। हालांकि इससे कई मंत्री पहले से ही अपना वर्चस्व बनाने में लगे हुए, दिल्ली तक उनकी पहुंच जा चुकी है। संपतिया उइके की बात कही जा रही है, इसके साथ नागर सिंह चौहान की बात कही जा रही है, चाहे विजय शाह की बात करें या यहाँ तक कहा जा रहा है प्रहलाद पटेल भी इसके हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें एक बात की अभी फिलहाल जो वन मंत्रालय का पद है वो सीएम के पास रहेगा। अभी चूंकि नगर निगम मंडलों के जो अध्यक्ष है वो तय होने हैं, और उसके बाद अभी जो संगठन का चुनाव पर्व होना है वो अभी पूरा होगा। उसके बाद जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके 1 वर्ष पूरे होंगे, तो इस दौरान कहीं न कहीं सीएम के जो पद है वन मंत्रालय का पद अपने पास ही रखेंगे और आगे आने वाले समय में ही तय किया जाएगा। जब संगठन का
चुनाव हो जाएगा, निगम मंडलों में जब अध्यक्ष पदों की नियुक्ति हो जाएगी या जिस तरह से नियुक्ति की बातें चल रही है, उसके बाद किसी न किसी को ये पद दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि किस संपत्ति उनको को ये पद दे दिया जाए या विजय शाह को फिर से जवाबदारी दी जाए। लेकिन 6,500 करोड़ का बजट रखने वाले वन विभाग में कहीं न कहीं अगर पद दिया जाता है तो इसमें जवाबदारी के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी आएगी और इसको पद को लेने के लिए तमाम मंत्री, तमाम विधायक भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये पद संपत्तियां को जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सका कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये किसको पद देंगे। लेकिन अभी जब तक निगम मंडल के चुनाव नहीं हो जाते हैं और जब 13 तारीख को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 1 वर्ष पूरा होगा, उसको नहीं निकाल लिया जाता और संगठन पर विशेष तौर पर जिस तरह से चल रहा है और लगातार संगठन की बैठकें चल रही है, बैठक के बाद भी ये निश्चित हो पाएगा कि वन मंत्रालय का पद किसे जाएगा। लेकिन सत्यम, एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि रामनिवास रावत का क्या होगा, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और वन मंत्री रहते हुए उन्होंने उपचुनाव लड़ा, ऐसे में वो हार गए हैं। लेकिन अब क्या सरकार उनके पद को देखते हुए उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है? देखिए, रामनिवास रावत चूंकि पहले भी मंत्री रह चुके थे और मंत्री पद के रहने के दौरान वो चुनाव हारे हैं, ऐसे में और बीजेपी में शामिल हुए हैं। ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, चाहे मुरैना क्षेत्र का, शिवपुरी क्षेत्र का माना जाए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नीतू सुकरवार को हराने में रामनिवास रावत की भूमिका अहम रही थी, तो ये माना जा रहा है रामनिवास रावत को कोई अहम पद दिया जाएगा, चाहे निगम मंडल में पद दिया जाए या अन्य जगहों पर किसी भी पद में रामनिवास रावत को संगठन में एडजस्ट किया जाए। लेकिन रामनिवास रावत का कद बड़ा है और रामनिवास रावत वरिष्ठ नेता और अनुभवी नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में उनको कोई ना कोई जवाबदारी निश्चित तौर पर दी जाएगी। और इसके साथ साथ जवाबदारी देने के साथ साथ ही जो वन विभाग की जवाबदारी, जिसका मैंने पहले बताया 6,500 करोड़ अगर केंद्र का भी बजट मिला लिया जाए और मध्य प्रदेश का भी बजट मिला लिया जाए तो 4,500 करोड़ का करीब मध्य प्रदेश का बजट है और 1,500 करोड़ की करीब केंद्र बजट इसमें देता है। तो कहीं न कहीं जो नेशनल पार्क है इसमें बजट मिलता है केंद्र की ओर से। तो ये रामनिवास रावत को एडजस्ट किया जाएगा किसी निगम मंडल में या संगठन में, अंदर बड़ी जवाबदारी दी जाएगी या उस क्षेत्र के संभागवार में जवाबदारी दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर रामनिवास रावत चूंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसे में उनको बीजेपी को भी दिखाना है कि जो पार्टी में दूसरी पार्टियों से शामिल होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको कोई। ठीक है सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।